नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। इस समय दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के ऐलान के बाद से हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। आरएएफ को तैनात करना पड़ा है। 3 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया और जामिया के इसलिए सभी गेट्स बंद हैं। हमारे सहयोगी आपको बता दें, सौरभ शुक्ला वहां पर मौजूद है। सौरभ, इस समय क्या स्थिति वहां पर? निधि, इस वक्त पूरी तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी सील है और आप देख सकते हैं गेट के बाहर भारी मात्रा में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस तैनात हैं, आरएएफ को तैनात किया गया क्योंकि 6 बजे का वक्त था जिसमें कॉल दी थी जामिया के कुछ छात्रों ने कि वो जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर विवाद है उसको दिखाएंगे गुजरात दंगों को लेकर के, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री नहीं लग रहा है कि दिखाई जा पाएगी क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी को ही सील कर दिया गया है। बाहर प्रदर्शन करने कुछ छात्र आए थे एसएफआई के, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। जो अभी तक दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 छात्र हैं जिनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि जिन छात्रों ने सुबह कॉल दिया था निधि कि वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करेंगे, उन 4 छात्रों को सुबह ही दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद एसएफआई के छात्र बाहर से प्रदर्शन करने आए कि आपने उनको क्यों हिरासत में लिया या आप ये डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं देखने देना चाहते हो। तमाम सवालों के साथ उनको भी तुरंत हिरासत में लेकर के यहाँ से हटा दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर शांति बनी हुई है और जो यूनिवर्सिटी उसका कहना है कि अगर छात्र इकट्ठे होंगे, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सौरभ। आप हालात पर नजर बनाए रखें। शाहरुख खान जहां उनके फैन वहां। मतलब उसकी एक्शन, रोमांस, मतलब वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब हमारा आंखें ऐसी की ऐसी रह गई। तो देश की बात में वाकई में इस फिल्म को डिस्कस इसलिए करें क्योंकि एक अरसे बाद किसी फिल्म के लिए इतना जोश, इतनी खुशी एक शहर नहीं, 2 शहर नहीं, लेकिन देश के तमाम शहरों से आ रही है और उसी को हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि एक बार ये फिल्म पठान, क्योंकि इस फिल्म के कारण देश भर में कई शहरों में जो सिनेमा घर हैं उनके बाहर खुशी, जोश, जश्न का सा माहौल है और एक अरसे बाद किसी फिल्म को इतनी चर्चा में देखा है कि एडवांस बुकिंग के ही रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और बंद पड़े कई सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं। यानी कई लोगों को एक बार फिर से रोजगार का, कमाई का जरिया यहाँ पर उनके लिए शुरू हो गया है। ये फिल्म कैसी रही, इसको और समझने के लिए क्यों इतना इसको लोग इतनी चर्चा में, ये हमारे साथ तरण आदर्श हैं, फिल्म समीक्षक हमारे साथ हैं और साथ ही कमल ज्ञानचंदानी है, सीईओ पीवीआर पिक्चर्स के। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों जुड़े हैं आप लोग। तरण, पहले आपसे, क्योंकि आपने फिल्म देखी है, आपने उसको रिव्यू भी बहुत अच्छे 4.5 स्टार्स दिए हैं। जरा बताइए है क्या इस फिल्म में जो इतनी दीवानगी देश भर में देखी जा रही है? आज पहला ही दिन है, क्या है इस फिल्म में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा निधि कि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और उम्मीदें आसमान छू रही थी, ये कह सकते हैं हम। जब आज ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद अगर जब जो नजारा देखने मिला है और जो फिल्म में जो एंटरटेनमेंट है वो लाजवाब है। फिल्म के पहले दृश्य से लेके आखिरी दृश्य तक आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता। ये आपको सीटों पर बांधे रखती है और इसमें कई फैक्टर्स है, चाहे वो स्टार पावर हो, चाहे स्टाइल हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे वो स्केल हो पिक्चर का, एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान एंड सलमान खान। जब ये दोनों साथ में आते हैं तो मैं क्या कहूं, कमल जी भी आपको कहेंगे इसके बारे में कि सिनेमा घर में तो सीटियां, तालियां और जिस तरह से लोगों की आवाजें गूंज रही है आफ्टर एक अरसे के बाद खुशी की लहर। मैं यहां कहना चाहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि सूखा पड़ा था और इस फिल्म ने वो कहते हैं ना बीमार फेफड़ों में
फिर एक बार ऑक्सीजन डालने का काम किया। बिल्कुल, कोरोना के दौर में अब आपने अब फेफड़ों की याद दिला दी तरन, क्योंकि बड़े बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद कितनी बारी फिल्म्स हमने देखा है जो सफल नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म्स फेल हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हमें पूरी स्टोरी बता दीजिए, लेकिन ऐसा क्या है कि ये तमाम बड़े स्टार्स हैं इसमें और ये फिल्म लोग इतना बेइंतहा पसंद कर रहे हैं? क्या स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, एक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है? जी देखिए, अगर ये फिल्म देखी है तो या अगर आप शायद नहीं देखिए तो जरूर देखें, क्योंकि इसमें वो कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा जो एक्शन है, हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर हमने ऐसा लाजवाब एक्शन आज तक नहीं देखा जिस तरह से इस फिल्म में जो पिक्चराइज किया गया है। और शाहरुख खान, हमेशा हमने उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट हमने उन्हें रोमांटिक रोल में देखा है, एक्शन रोल में बहुत कम देखा है। उनकी एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था रईस, उसमें हमने उनको एक्शन करते हुए देखा था। बट ये जो उनका इंट्रोडक्शन है, वहां से जो एक्शन करते हैं एंड तक, यानी आउट एंड आउट एक्शन फिल्म, शाहरुख खान इन एन एक्शन रोल, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान 4 साल बाद आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बेसब्री से इंतजार था ही, बट जो उन्होंने अदाकारी दिखाई है, उनके अलावा जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया एंड सलमान खान छोटे से रोल में हैं, सेकंड हाफ में आते हैं, एंड में भी आते हैं, बट अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक भरपूर मनोरंजन मिलना चाहिए दर्शकों को, जो हम मिस कर रहे थे हिंदी फिल्मों में, वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आऊंगी। कमल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप सीईओ हैं पीवीआर पिक्चर्स के, बताइए कैसे जो टिकट सेलिंग हुई है, कैसे आप बदलाव देख रहे हैं इस फिल्म को लेकर? देखिए, जो साल 2022 खत्म हुआ, वो मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही बड़े बैंग के साथ खत्म हुआ था, क्योंकि एक हॉलीवुड की फिल्म, एक अंग्रेजी फिल्म आई अवतार 2, जिसने बहुत शानदार बिजनेस किया, और उससे पहले दृश्यम 2 ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था। हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो साल 2023 स्टार्ट हुआ है, वो भी उतने ही बड़े बैंग के साथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पठान की एडवांस तो एक बहुत ही शानदार लगी थी, पर जो उसका एक जो स्क्रीनिंग हुई और जो एक उत्साह हमने लोगों में देखा है, मैं खुद पिक्चर देखने गया था सुबह 7 बजे के शो में, और जो मैंने एक्साइटमेंट देखी, और जैसे तरन जी बता रहे थे कि लोग डांस कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ लोग एसोसिएट, अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, सीन्स को एंजॉय कर रहे हैं और अपना एंजॉयमेंट वो दिखा रहे हैं। जैसे आपका इस समय सीन भी चल रहा है, ऐसे काफी सिनेमा घर में हमने सीन्स देखे। बट कमाल की बात ये थी कि जो मल्टीप्लेक्स हैं, मैं इस समय दिल्ली में हूँ, तो मैंने दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखी। मल्टीप्लेक्स में ज्यादातर इस तरह की एक्साइटमेंट या उत्साह हमें या जोश लोगों में, ऑडियंसेस में नजर नहीं आता है। जिस तरह का प्रोफाइल हम मल्टीप्लेक्सेस में अट्रैक्ट करते हैं, लोग आते हैं, पिक्चर देख के आपस में बातचीत करते हुए निकल जाते हैं। पर इस पिक्चर के अंदर जो सिंगल स्क्रीन में वातावरण है, वही हमने मल्टीप्लेक्सेस में भी देखा है कि लोग तालियां भी बजा रहे हैं, अगर गाना चल रहा है तो लोग सीट से खड़े होकर डांस भी कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब क्यों ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस है, उसके बहुत सारे रीजन है, पर जैसे तरन जी ने बताया कि सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म के अंदर वो ये है कि एक तो ये काफी इंडियन फिल्म है। इसमें एक्शन बड़ा स्टाइलाइज्ड है, पर जिस तरह के इमोशंस हैं, जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो काफी इंडियन तरीके से, जो इंडियन दर्शकों को पसंद आता है, उसके हिसाब से फिल्म को लिखा गया है। और इसको हम जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बोलते हैं, जो हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करती है, चाहे मेल हो, औरतें हो, आदमी हो, 25 साल के ऊपर हो या 25 साल के नीचे हो, हर क्वाड्रेंट को, जितने टारगेट ऑडियंसेस के सेगमेंट हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ इस फिल्म के अंदर है। और ना सिर्फ शाहरुख खान साहब और सलमान खान साहब की प्रेजेंस है, बट मैं जॉन इब्राहिम की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरीके से यशराज ने एक विलन को एक पोजीशन किया है, एक स्ट्रॉन्ग विलन की प्रेजेंस दिखाई है जॉन इब्राहिम के रूप में, वो भी काबिल तारीफ है। और दीपिका जी का भी रोल बहुत अच्छा है। तो आई थिंक स्टार्स, एक इंडियन तरीके से स्टोरी को दिखाया गया, और एक्शन एक अलग ही हॉलीवुड फिल्म्स में जो हमें नजर आता है, फास्ट एंड फ्यूरियस या इस तरह की जो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स में देखते हैं, उस लेवल का एक्शन है। और
कमल, आपकी बातचीत से इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह से आप बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, आपको भी फिल्म इतनी अच्छी लगी कि आप भी इसमें किरदारों का परफॉर्मेंस कैसा था और उसी में ही आप हमें बात करने लगे। बहुत अच्छा लगा इससे, किस तरह से आपने कहा कि इंडियन फिल्म है, क्योंकि मैं आपसे बिजनेस समझना चाह रही थी। एक संक्षेप में फिर मैं तरुण के पास आऊंगी। कमल, आपसे ये सवाल कि कहा गया कि कई जो सिनेमा थिएटर्स बंद थे वो खुल गए, दैट मीन्स लोगों को रोजगार का कारण मिला है। अब मैं सिर्फ आपकी चेन की बात नहीं कर रही हूँ, क्या बिजनेस से रिलेटेड क्या फीडबैक आपको मिला है? देश भर की बात कर रही हूँ मैं। जी, ये करेक्ट आपने बात बोली है, बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे 25 से 30 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे देश के अंदर जो बंद पड़े थे, कोविड के बाद खुले नहीं थे, अलग अलग रीजंस के वजह से। जब इस पिक्चर की एडवांस खुली और जो लोगों में उत्साह देखा गया, उसको देखने के बाद वो थिएटर्स खुले हैं। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो थिएटर्स खुले हुए हैं, हिंदी फिल्म्स का प्रदर्शन 2022 साल में थोड़ा कम रहा, उसके अलग अलग रीजंस हैं। बट आई थिंक 2023 में जितने थिएटर्स खुले हुए हैं पूरे देश के अंदर, उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की जरूरत थी। बिल्कुल, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में मिला है। जी, बस मेरे पास बहुत कम समय रह गया। तरुण, आपसे आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने नहीं देखी है? मैंने नहीं देखी, अब मुझे वीकेंड पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रिक्ट समीक्षक हैं, हर फिल्म को आप स्टार्स नहीं दे देते हैं। अगर आपने इसको दिया है स्टार्स इतने। जी हाँ जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैं कमल जी की बात से टोटली सहमत हूं, जो उन्होंने एक एक बात कही है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि दर्शकों को जो भरपूर मनोरंजन मिलना चाहिए वो इस फिल्म में है। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ शाहरुख खान है, सलमान है, दीपिका है या जॉन इब्राहिम है, बल्कि जो एंटरटेनमेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं। जब फिल्म शुरू होती है, अंधेरा होता है, जब फिल्म शुरू होती है तो आप एक कहानी देखना चाहते हैं, पटकथा देखना चाहते हैं, अच्छे डायलॉग सुनना चाहते हैं, एक्शन देखना चाहते हैं, स्केल देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये हर लिहाज से एक सर्वोत्तम फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जरूर देखें। बिल्कुल, सर्वोत्तम फिल्म आपने कहा। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और त्योहारों में जिस तरह से खुशी देखने को मिलती है, उस तरह से खुशी देखने में मिली है सिनेमा घरों के बाहर इस पठान मूवी को लेकर। बहरहाल, देश की बातें, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात अपनी भारतीय सेना से जुड़ी हुई कर रहे हैं। लद्दाख से जुड़ी हुई एक खबर आई थी, तो उसी पर हम आपको अब जानकारी दे देते हैं। भारतीय सेना ने इस बात को गलत बताया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा खोया है। सेना का कहना है कि विवादित इलाकों में भारत की कोई जमीन नहीं खोई है। कुछ इलाकों पर जरूर दोनों पक्षों की गश्त रोकी गई है। ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीनी सेना की है। दरअसल ये विवाद इसलिए उठा कि लद्दाख के एसपी पीडी नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। बीते हफ्ते देश के आला पुलिस अफसरों की बैठक में ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। और आपको साथ ही ये भी बता देते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 गश्ती पॉइंट्स हैं, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त करती रही हैं। लेकिन इनमें से 26 पॉइंट्स पर अब हमारी उपस्थिति नहीं बची है। यहां या तो सुरक्षा एजेंसियों की गश्त सीमित है या नहीं है। बाद में चीन दबाव बनाता है कि ऐसे इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद थे। इससे एक बफर जोन बन सकता है, जो आखिरकार भारत के लिहाज से अपने इलाके को खोने जैसा है। तुम्हारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ है। नीता, वाकई में बहुत पेचीदा और गंभीर जानकारी है, जानकारी रिपोर्ट है। इस पे क्या कह रही है सरकार? सरकार तो आपने निधि बता ही दिया कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने कहा है कि इंडिया ने कोई भी जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एरिया जो है उसे लूज अपॉन नहीं किया है। डोमिनेंस जहां पर एरिया था वो भारत के पास ही है। यही नहीं, जहां पे गश्त नहीं हो रही है वो डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इंडिया चाइना को एंगेज करके रखी हुई है, इस करके दोनों ने आपसी सहमति से उन एरिया से विड्रॉ किया है, ये भारतीय सेना का कहना है। बहरहाल ये यंग एसपी हैं पीडी नित्या, जो लद्दाख की एसपी हैं। उन्होंने ये एक रिपोर्ट जो है वो
पिछले हफ्ते डीजीज कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल डीजी कॉन्फ्रेंस होती है जिसे आयोजित इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है, इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। उसमें उन्होंने ये एक पेपर जो है वो सबमिट किया है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इंडिया के, उनमें से जो 16 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनमें भारत जो है वो अपना डोमिनेंस जो है वो खो चुका है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने जो एक हार्श क्लाइमेटिक एरियाज में जो जवान जो गश्त लगाते हैं उनका मोराल कितना कम होता है। जब उन्होंने एक जवान से बात की तो उस जवान ने उन्हें कहा कि ऐसे जो अगर स्थिति है, अगर 400 मीटर भी हमें वापस आना पड़े और उसके कारण शांति जो है अगले कुछ सालों पे रहे, तो उन्हें 400 मीटर वापस आना कोई बुरा नहीं लगता है। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जो बफर जोन इंडिया और चाइना के बीच में बफर जोन है, कुछ कुछ किलोमीटर्स की बफर जोन है, लेकिन चाइना अपने इसको स्लाइसिंग ऑफ सलामी भी कहते हैं, क्योंकि इंच बाय इंच जो है वो चाइना जो है अपनी टेरिटरी को गेन कर रहा है। तो जो बफर जोन है वो उसे पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यंग ऑफिसर का कहना था कि जब भी ये इस तरह की बफर जोन को पुश बैक करते हैं, तो जब नेक्स्ट जो डीएस्केलेशन की जब मीटिंग्स होती हैं तो चाइना उसका फायदा उठाता है और बोलता है कि ये जो है न्यू एरिया है जहां पे आपको आपकी जो सीमा है, जहां पे भारतीय सेना जो है वो रह सकती है। ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये जो पेपर है उसमें दिलचस्प बात निधि ये है कि उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि किस तरह से इस इलाकों में, क्योंकि ये बहुत सिक्लूडेड इलाके होते हैं, कि अगर यहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज जो हैं अगर शुरू की जाएं तो लोगों को एंगेज किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जो छोटा कैलाश है डिमचोक इलाके में, वहां पे अगर जो पिलग्रिमेज है, क्योंकि हिंदुओं में माउंट ऑफ कैलाश को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, बहुत बड़ा हमारा एक जो है एक वहां पर श्रद्धालु जाते हैं माथा टेकने के लिए, लेकिन जो माउंट ऑफ कैलाश है वो चाइना की टेरिटरी में आता है। तो ऐसे में अगर एक छोटा कैलाश को जो डेमचौक इलाके में है वहां पे जो है वो पर्यटन के लिहाज से शुरू कर दिया जाए तो एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, सिविलियंस जो है वो भी इंगेज जो है वो कर लेंगे। निधि, बहरहाल देश की बात में हम एक ब्रेक लेते हैं और आगे आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर बताएंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तों की जमानत मिली है। 4 किसानों को भी मिली है जमानत। बात उत्तर प्रदेश की। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ आरोपी किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी गई। 52 साल के किसान सतनाम सिंह आज भी वो दिन भूले नहीं हैं। उन्हें अपने 20 साल के इकलौते बेटे के न रहने की खबर मिली। वो उन 8 प्रदर्शनकारियों में से एक था जिन्हें कथित तौर पर बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी ने कुचलकर मार डाला। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही मंत्री का बेटा जमानत पर जेल से छूटा, पीड़ित परिवारों के चेहरे पर भी डर मंडराने लगा। हम लोग तो अभी दुख से उभरे नहीं हैं और साल से ऊपर का समय हो गया है। तो खैर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जमानत दी है उनको 8 महीने के लिए और कुछ उसकी शर्तें भी रखी गई हैं, और हम लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट पर कुछ विश्वास है। तो उसका यही विचार था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊं और वहां से अच्छा पैसा कमा के और फिर मैं अपना घर बनाऊं। हमारे पास भी खेती अधिक हो, हमारे पास भी साधन हो, हमारे पास ट्रैक्टर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हम भी सारी सुविधाएं ले सकेंगे। ये बिल्कुल हो सकती है, इसलिए हम लोगों की शुरुआत से मांग थी कि इनका इस्तीफा करवाया जाए, जो कि भारत सरकार ने ऐसा मतलब जो है करने से मना ही कर दिया, समझ लीजिए उसको। और ये प्रभावित तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये दबंग किस्म के हैं, और अगर ये दबंग किस्म के ना होते तो एक दिन दहाड़े और हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, वहां पर गाड़ियां लेकर आए और कीड़े मकोड़े की तरह रौंदते चले गए। तो इससे इनकी दबंगई साफ जाहिर होती है। और अब तो सिंगल पर्सन को इनको परेशान करना है तो ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है कि ये गवाहों को प्रभावित करेंगे, बाकी कोर्ट को भी प्रभावित करेंगे, ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि इनका दबदबा है, मंत्री हैं, सरकार भी इनकी पावर है।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तें भी लगा दी। आरोपी को 1 हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा, वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते। गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आज की घटना का एक और पहलू भी है। वो किसान जिनको पीट पीट कर हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं पाए और जिनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के साथ जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर घटना के बाद पीट पीट कर मारने के आरोपी चारों किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया है जो आमतौर पर वो नहीं उठाता। आपराधिक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी है। उसने साफ कर दिया है कि संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी कह दिया है कि इस मामले को वो छोड़ने वाला नहीं है। इस मामले की तब तक निगरानी करेगा जब तक कि ये मामला तार्किक अंत तक न पहुँचे। लखीमपुर खीरी से वेदांत और दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे हम महिला क्रिकेट की। WPL टीमों की नीलामी से कितने कमाए BCCI ने बताया। बात एक चाय की दुकान की। सुनकर आपको अचरज होगा कि नोएडा में एक छोटी सी दुकान जिसे आप कियोस्क कहते हैं, उसका किराया 1 महीने का 3.25 लाख रुपए है। इसको उठाने वाले चाय बेचने वाले का लड़का है जो खुद भी चाय बेचता है। नोएडा अथॉरिटी ने इस खोखे के लिए बेस प्राइस 27,000 रखा था। बोली लगाते लगाते 3,10,000 रुपए तक जाने के बाद आखिरी बोली 3,25,000 पर रुकी। नोएडा सेक्टर 18 का अट्टा मार्केट। आसमान छूती इमारतें, मॉल, फूड चेन और इन सब के बीच छोटे से 7 गुना 7 लंबाई चौड़ाई वाले इस खोखे का महीने का किराया 3.25 लाख है। सेक्टर 18 की मेट्रो से चंद कदमों की दूरी पर बने इस खोखे की नीलामी 3.25 लाख रुपए के किराए पर हुई है और 14 महीने के एडवांस के लिए दिगंबर झा के बेटे सोनू को 45 लाख रुपए नोएडा अथॉरिटी को देने हैं। फिलहाल खोखे पर ताला है, पर इसमें क्या करना है उसकी सोच भी तैयार है और रेहड़ी पटरी पर सालों से दुकान लगाने की पीड़ा भी। खाने पीने का व्यवस्था करेंगे और तरह का जो है सामान रखेंगे। आज 15 दिन पहले मेरी कॉन्ट्रैक्ट उठा के ले गया है, जबकि इतने पुराने आदमी है। आज 15 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट उठा के ले गया है हमारी। तो अब ऐसे में लड़के ने अगर वो खोखा लिया है तो आपको लगता है कि एक अपना परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा? परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका और व्यवस्था करेंगे महाराज जी, है ना। क्यों तो 3.25 लाख रुपया माने होता है जी। दिगंबर झा बिहार के दरभंगा के हैं। 1997 में दिल्ली आए और तब से अट्टा मार्केट में इसी जगह पटरी पर बैठकर चाय, ठंडा, गुटखा, सिगरेट बेचने लगे। खुले आसमान के नीचे मौसम की मार भी पड़ती रही और वक्त वक्त पर अथॉरिटी की भी। अब अपना खोखा, एक बेटा है और एक बेटी। बेटे सोनू ने इस खोखे को लेने की हिम्मत दिखाई है। खोखा छोटा सा है पर इसके सामने ठीक ठाक जगह है, तो यहाँ सालों से दुकान लगाने वाले इस जगह को खाली करने को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पर जो लोग दुकान लगाते हैं 4-5 लोग हैं, उनके मन में भी चिंता इस खोखे की वजह से, कियोस्क की वजह से, क्योंकि बहुत महंगा उठा है और इसके आगे की जगह जो है यहीं पर ये तमाम दुकानें जो हैं वो देखिए इस तरीके से ये दुकानें हैं। चिंता तो है सर, नींद नहीं आ रहे हैं तो चिंता की बात कर रहे हैं आप। जहाँ से रोजी रोटी चलती थी अब वो दुकान क्योंकि बहुत महंगा उठा है। बहुत महंगा उठा, सबको ऐसी है, सब यही सी बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा, हटाएंगे क्या करें। नोएडा अथॉरिटी ने इस तरह के 17 खोखे बीते 2 सालों में अट्टा मार्केट में तैयार किए हैं। कीमत बाजार के हिसाब से ही रखी जाती है पर ऊंची बोली लगती है। K3 नाम से सबसे महंगा उठने वाला खोखा इससे पहले 85,000 की बोली तक गया, लेकिन लगाने वाला कीमत चुका नहीं पाया, तो तब से इस पर ताला ही लगा है। सोच भी है और हिम्मत भी। इरादा इस इलाके में कारोबार करने के अनुभव ने दिया और हौसला इस बाजार ने।
ये घाटे का सौदा है या मुनाफे का, ये तो पता नहीं, पर मेहनत जरूर रंग लाती है। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।